हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड अगेन। आई एम आशु आर्लवानिया। पीसीएस की सीरीज कर रहे हैं। 12 लेक्चर्स को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं वन लाइनर फॉर्म में। जिन्होंने भी पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जाइए आई बटन पर क्लिक कीजिए और उन लेक्चर्स को देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज है 13th लेक्चर, जिसका नाम है कैग एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो दो टॉपिक हम आज ही एक लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं वो है हमारे देश के, भारत के महालेखा परीक्षक, मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको कि हम कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल हैं, वो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इन्हीं दो टॉपिक्स के, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस, द नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसा कि आज का टॉपिक है द कैग एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व भारत के महान्यायवादी। तो फॉर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, जब भी कैग की बात आएगी तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान का, और जब भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात आएगी तो याद रखिएगा आर्टिकल 76 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76। ये दोनों रेस्पेक्टिवली जो मैंने आपको बताया है, ये इन दोनों पदों के बारे में व्याख्या करता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि भारत सरकार को जब भी कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ती है, लीगल मैटर्स पर एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है भारत सरकार को, तो उनको कानूनी सलाह देने के लिए कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के दौरान या 76 के द्वारा भारत में महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी का पद सुसज्जित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी का पद प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। वन लाइन में आता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के हिसाब से, राष्ट्रपति की मर्जी के हिसाब से, आप इन शॉर्ट और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद होता है। राष्ट्रपति जब चाहें अटॉर्नी जनरल को अपने पद से हटा सकते हैं और वो जब चाहें उसको अपॉइंट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब भारत के महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट देखिए, वही बात है कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। भारत सरकार के लिए, भारत सरकार को जब भी कानूनी सलाह चाहिए होती है, या आप कह सकते हैं भारत सरकार का पहला कानूनी सलाहकार या भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य विधिक अधिकारी या पहला विधिक अधिकारी जो लीगल मैटर्स पर भारत सरकार को सलाह देता है, वह कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी, इनको आप, अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर आपसे मैं ऐसे भी बोलूं कि चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी आप समझ जाइएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात चल रही है जनरली, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी को एक अधिकार होता है, वह अपने काम को या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते वक्त या परफॉर्म करने की दिशा में पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में जा कर के उसे सुन सकते हैं, ऑडियंस के तौर पर बैठ सकते हैं। एक बार फिर बोलता हूं, भारत के महान्यायवादी अपने दायित्वों का निर्वहन करते वक्त समस्त भारत के क्षेत्र में, समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी भी कोर्ट में जा कर के ऑडियंस के तौर पर बैठ सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा। जब भी टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के समस्त क्षेत्र की बात आती है, तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इसका मतलब क्या है। हम किस किस को भारत की टेरिटरी कहते हैं या समस्त भारत की टेरिटरी कहते हैं? आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। नेक्स्ट, यहाँ तक देखिए मैंने आपको बताया कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जब भी योग्यता के बारे में बात आए, भारत के महान्यायवादी की योग्यताओं के बारे में बात आए, तो सिंपल याद रखिएगा कि हमारे देश में भारत का महान्यायवादी वही बन सकता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के जज बनने की समस्त काबिलियत हो।
मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जितनी भी काबिलियत या योग्यताएं चाहिए वह उसके अंदर होनी चाहिए। उसी के बाद वह अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एजीआई को मैं एब्रिविएट करता हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, समझ ही गए होंगे आप। देखिए यह जो होते हैं भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में जाकर के प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, मतलब कि संसद के किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकते हैं, भले ही वह उसके मेंबर नहीं है, भले ही वह किसी भी सदन के मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, फिर भी ज़रूरत में भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में जाकर के बैठ सकता है, सुन सकता है। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं, ऑब्वियस है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए एक अधिकारी जिसको कि पार्लियामेंट में जाकर के बोलने का अधिकार है, एड्रेस कर सकता है किसी भी सदन को, वहाँ पर बोल सकता है, बोलने का उसे अधिकार है, संसद के किसी भी सदन में जाके एड्रेस कर सकता है, किसी भी संसद की किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, मतलब कि क्रियाकलापों में भाग ले सकता है। ठीक है, और वह किसी भी पार्लियामेंट की संसद की समस्त कमेटी को ध्यान में रख सकता है, मेंबर बन सकता है, मतलब संसद की संसदीय समितियों का मेंबर बन सकता है, लेकिन वह वोट नहीं डाल सकता है। यहां पर जो मेन पॉइंट है दैट इज ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, वह वोट नहीं दे सकता है। यह सारे काम कर सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट किस अधिकारी के लिए कहा गया है? ये पूरा जो स्टेटमेंट है बिलोंग्स टू एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पूरा स्टेटमेंट भारत के महान्यायवादी के बारे में कहा गया है। आई होप यहां तक आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिली होंगी। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए एक पद आपने और सुना होगा अटॉर्नी जनरल के अलावा, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल इन जनरल, मतलब मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको बताऊं, जो अटॉर्नी जनरल का हेल्पर, जैसे कि हम जनरली ऑफिस में कहते हैं ना पीए, पर्सनल असिस्टेंट, ऐसे ही समझिए अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए उनके सबॉर्डिनेट, मतलब उनके अधीन में रहता है एक पद सॉलिसिटर जनरल। मतलब कि वो किसके बिहाफ पर काम करते हैं? अटॉर्नी जनरल के बिहाफ पर काम करते हैं। तो जब अटॉर्नी जनरल मतलब कि भारत के महान्यायवादी के बिहाफ पर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वही काम करते होंगे जो अटॉर्नी जनरल का है। तो अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी। क्या काम करते हैं? अभी तो बताया, वह भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं। तो फाइनली अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल दोनों ही लीगल एडवाइजर होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। बस फर्क ये है, अटॉर्नी जनरल सुपीरियर होते हैं और उनके सबॉर्डिनेट, उनके अधीन में रहते हुए सॉलिसिटर जनरल काम करते हैं। आपको पता होगा सॉलिसिटर जनरल, आजकल नाम भी सुनते होंगे, तुषार मेहता। ठीक है, जब भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी प्रोसीडिंग सुन रहे होते हैं, पक्ष रखने वाली बात सुन रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, तो आपको सुनने में आता होगा ये पद सॉलिसिटर जनरल। मतलब समझ लीजिएगा कि सॉलिसिटर जनरल अगर कोई भी बात रख रहे हैं, वो भारत सरकार की तरफ से रख रहे हैं, और किसके अधीन में रहते हुए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधीन रहते हुए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी टाइम 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एडवोकेट जनरल। देखिए मैं अब आपको एक बात बता दूं, आपको पता है हमारे देश में दो तरीके की सरकार होती हैं, केंद्र सरकार और राज्यों की अपनी राज्य सरकारें। तो कुछ फॉर्मेट, मतलब पोजीशंस, डेजिग्नेशंस इस तरीके से बनाए गए हैं कि सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे केंद्र सरकार के लिए होते हैं कुछ पद, उसी तरीके से राज्य सरकारों के लिए बनाए गए हैं। तो केंद्र में कौन सलाहकार होता है? केंद्र में कौन सलाहकार होता है भारत सरकार का? जो लीगल एडवाइस, कानूनी सलाहकार होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी। ऐसे ही राज्य सरकारों का भी एक कानूनी सलाहकार होता है, वो होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल मतलब कि राज्य सरकार का महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। वहाँ महान्यायवादी होता है, और राज्यों की सरकारों को कानूनी सलाह देने के लिए कौन सा पद होता है? भारत का, उस राज्य का महाधिवक्ता। जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट को कभी भी लीगल एडवाइस चाहिए तो वह किससे सलाह लेंगे? कानूनी सलाह उन्हें कौन देगा? उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता। तो बस अटॉर्नी वो एडवोकेट, इनसे डिफरेंशिएट करके रखिएगा। अटॉर्नी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवोकेट मतलब राज्य सरकार का अपना कानूनी सलाहकार।
ठीक है, और आप अपने तरीके से और भी जो आपकी टेक्निक्स होती हैं याद करने की या डिफरेंशिएट करने की, आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इन्हें हिंदी में बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोस्ट। आपको जब इनके काम के बारे में पता चलेगा, और ज़्यादा डीप में तो मैं इसके इंडिविजुअल लेक्चर में ही डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन वन लाइनर फॉर्म में है, काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे, आपको लगभग सारे पॉइंट्स समझ में आ ही जाएंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले इस पद के बारे में याद रखिएगा, इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठता है उन्हें कौन अपॉइंट करता है? भारत के प्रेसिडेंट। भारत के प्रेसिडेंट। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे ये बताइए कि इस समय हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 जो होता है, उस अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान का जो है, उसके अंतर्गत ही कैग, शॉर्ट में बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस पद का सृजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आप याद रखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह केंद्र सरकार के ऑडिट्स करता है, अकाउंट्स की जानकारी रखता है, निगरानी रखता है। ठीक है, और ये सारी निगरानी को रख के अपनी टाइम टू टाइम डेफिनेट इंटरवल पर, निश्चित समयावधि पर अपनी रिपोर्ट्स किन को पेश करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, जो कैग का पद है, यह हमारा संवैधानिक पद है। संवैधानिक का मतलब यह होता है कि उस पद के बारे में भारतीय संविधान के द्वारा प्रावधान किया गया है, और आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए यह पद संवैधानिक होता है। देखिए, गैर संवैधानिक का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए उप प्रधानमंत्री का पद रख दे या उप मुख्यमंत्री का पद रख दे, यह गैर संवैधानिक पद हैं। मतलब कि भारत के संविधान में इनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, यह अपने पॉलिटिकल बैलेंस या राजनीतिक संतुलन के लिए लोग बना देते हैं। तो इसी, जब भी संवैधानिक आए तो मतलब समझ लेना कि उसका उल्लेख संविधान में है। गैर संवैधानिक आए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आए, तो समझ लीजिएगा उसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, यह समझने के कुछ तरीके हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैग, इस पद का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो होता है 6 साल। सिंपली याद रखना है, 6 साल का इसका कार्यकाल होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो सैलरी होती है, जो वेतन होता है, वह उच्चतम न्यायालय के जज के वेतन के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए, कैग के बारे में एक बात कही गई है कि जो कैग के पद पर रहता है वह आजीवन, आगे अपने पद से हटने के बाद, रिटायरमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से हटने के बाद, कभी भी किसी भी सरकार के ऑफिस में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। या आप ये कह सकते हैं कि कैग जब अपने पद से हटते हैं, या मतलब अपनी सेवा को पूरा दे करके एक सिस्टमैटिक वे में रिजाइन करते हैं, या मान लीजिए अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, तो वो भविष्य में किसी भी सरकारी ऑफिस में अपॉइंट नहीं किए जा सकते, उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आपसे पूछे कि कैग, सही मायने में कैग को कहा क्या जाता है, तो यह गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। मतलब कि आपको पता है सरकारों के पास टैक्स पेयर्स अपना पैसा देते हैं, मतलब हम लोग जो आम जनता होते हैं टैक्स के थ्रू उन्हें अपना पैसा देते हैं। तो कैग क्या करता है कि सरकार हमारे पैसे को, एक एक पैसे को किस तरीके से कहाँ पर खर्च करती है, उसके एक एक पैसे पर अपनी निगाह बनाए रखता है। तो यह लोक वित्त, मतलब पब्लिक फाइनेंस का संरक्षक होता है, उसके पैसे की निगरानी रखता है कि कहीं गलत जगह पे पैसा तो नहीं जा रहा है, सरकार खर्चा कर रही है तो किस तरीके से कर रही है। सरकार से एक एक पैसे का हिसाब लेने का काम कैग का होता है। यहाँ तक आपको क्लियर? हाँ, वन लाइनर में आपको जरूर आ सकता है, हु इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, सिंपल, कैग आपको आंसर टिक करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कैग की ड्यूटीज के बारे में, कैग के दायित्वों के बारे में। देखिए, कैग बार बार मैं बता दूं, एब्रीविएट कर रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। ठीक है, तो इनकी ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे देश में संचित निधि होती है, भारत की जो संचित निधि होती है उसमें से एक एक पैसा जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, उसके बारे में ऑडिट एंड रिपोर्ट करना, मतलब उसकी पूरी जांच पड़ताल, ऑडिट करना एक एक पैसे के हिसाब की, और उसको रिपोर्ट करना आगे। ठीक है, नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड फंड के अलावा एक कॉन्टिजेंसी फंड भी होता है, ठीक है, जिसे आकस्मिक निधि बोलते हैं,
और आकस्मिक निधि और पब्लिक अकाउंट्स होते हैं कुछ, मतलब कि लोक निधि जो होती है जिसमें कि पब्लिक फाइनेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में भी ऑडिट एंड रिपोर्ट, जिस उससे जितना भी इन्वेस्ट मतलब एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स को पहले ऑडिट करना और उनको आगे रिपोर्ट करना, ठीक है। ये तो आपको याद आ गया। कंसोलिडेटेड फंड मतलब कि संचित निधि और आकस्मिक निधि, इन दोनों के, और इसके साथ साथ लोक निधि, ठीक है, इन सब की ऑडिट और रिपोर्ट करने का काम किसका होता है? कैग का, कि कितना कहाँ पे खर्चा हुआ। एक एक, जैसे कि पहले हमने बताया था ना, गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस होता है, तो इसी तरीके से तो वो लोक निधि का या पब्लिक के पैसे का एक एक का हिसाब रखता है, इसीलिए तो उसे गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। और आगे देश में सरकारों द्वारा, आपको पता है, इंटरनेशनल ट्रेड होती है, डोमेस्टिक ट्रेड होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ, प्रोजेक्ट्स के थ्रू या कुछ भी, तो सारे ट्रेडिंग, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, और जितने भी लाभ और हानि के अकाउंट्स होते हैं, तो उनकी भी ऑडिट और आगे रिपोर्ट करने का काम होता है कैग का। इन शॉर्ट आप बस ये रखिए याद कि सरकार के द्वारा एक एक पैसा किसी भी फंड के थ्रू कैसे भी किसी भी चीज़ में कैसे लगाया जा रहा है, क्योंकि वो सारा पैसा किसका है? लोगों का है, पब्लिक फंड है वो, ठीक है, कैसे लगाया जा रहा है, तो उस सारे पैसे का ध्यान कौन रखता है? कैग। इसीलिए इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि कैग पब्लिक के फंड को अच्छी जगह तरीके से मतलब एफिशिएंटली लगाया जाए, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो, मतलब उसके साथ एम्बेजलमेंट, गबन या किसी भी तरीके से फ्रॉड ना हो पब्लिक फंड के साथ, ये काम तो कैग का होता ही है, ठीक है। इसके अलावा भी कैग के कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको पहले तो जो लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, फिर मैं अपने सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि कैग जितनी भी ऑडिट और रिपोर्ट करता है, भारत सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से पैसा खर्चा किया गया, कहां पर गया, कैसे क्या, सारे उनकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। और एक संसद की बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? वो समिति है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मतलब कि लोक लेखा समिति। और इसके बारे में मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इसका जो चेयरपर्सन होता है वह अपोजिशन पार्टी का चेयरपर्सन होता है, यह भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, और वो क्यों होता है वो मैं अभी आपको अपने शब्दों में बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, कैग की जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती हैं वो रिपोर्ट बनाती है, तो आपको पता होगा कि सरकारों के खिलाफ कुछ एजेंसीज इन्वेस्टिगेशंस कर रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती हैं, तो ये बात आप जानते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, मतलब कि जो जांच कर रही होती हैं जो एजेंसीज, वह ये कोशिश करती हैं चेक करने की कि कहीं पर भी फाइनेंशियल लेन देन में, वित्तीय लेन देन में कोई कानून तो नहीं तोड़ा गया है। तो ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो भी कैग की रिपोर्ट्स का सहारा लेकर के अपनी जांच पड़ताल करती हैं। तो यहां तक ये रही बात क्लियर। अब मैं अपने शब्दों में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, कैग अपनी रिपोर्ट को जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक पहुंचाता है, लोक लेखा समिति तक पहुंचाता है, तो मैंने बताया कि इसका जो चेयरपर्सन होता है वह कौन होता है? अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है। अब ये क्यों होता है? देखिए, आपको पता होगा कि सरकार को गिराने की, जो सत्ताधारी दल होता है उसको गिराने की हमेशा किसकी कोशिश रहती है? अपोजिशन पार्टी की। अब सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है पैसा। गड़बड़ तो पैसे में ही होती है ना। जब पैसे की रिपोर्ट उनके पास जाएगी तो विपक्षी दल पूरी दम लगा देगा कि सरकार की कुछ खामियां उसमें से निकाली जाएं, कि सरकार ने कहां पे गड़बड़ की हैं। पहली बात तो ये, तो एक तो वो जेन्युइन जो कमियां होंगी जो कैग भी शायद नहीं देख पा रहे होंगे, वो निकालेंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मतलब जनरली आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स नहीं भी होंगी उनको भी निकाल देंगी विपक्षी दल, ऐसा जनरली होता भी है, ठीक है। चलो, ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये रिपोर्ट जाती है और वहां पर चेयरपर्सन कौन होता है? विपक्षी दल, जो कि सत्ताधारी दल के बिल्कुल विपरीत होता है। और देखिए, कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है, ठीक है। यही तो हमारी चीज़ को कहीं आप देखेंगे, एक अपना एक बिग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यह लोकतंत्र को मजबूत भी बनाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ ही गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने काम में मतलब ज़रूरत पड़ने पर कैग की रिपोर्ट्स को यूज कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा सबसे पहले कि कैग अपनी रिपोर्ट सबसे पहले
प्रेसिडेंट को ही देंगे, भारत के राष्ट्रपति को ही देंगे, इसे भूलना मत। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैं जनरली बता दूँ, ये आपके पर्सनल एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि हमारे देश में जितने भी स्कैम्स वगैरह सामने आते हैं वो कैग की रिपोर्ट्स के बाद ही आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आज तक बहुत जगह पर जितनी भी सरकारों के गिरने की नौबत आई है उसमें कैग की रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बोफोर्स का घोटाला आपने अभी भी देखा होगा कि काफ़ी टाइम तक राफेल चलता रहा था। तो ये सारे जो स्कैम्स, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जितने भी स्कैम्स आते हैं उनमें कैग की रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। आई होप कैग के ऊपर मैंने एक अलग से इतना बड़ा लेक्चर दिया है, आपको काफ़ी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। और एक बात याद रखिएगा कि कैग जो भी रिपोर्ट देते हैं, कैग की जो भी रिपोर्ट आती है तो उस पर फाइनल डिसीजन लेने का जो काम होता है वो पार्लियामेंट का होता है। अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कोई भी एक्शन लेने के लिए? भारत की संसद की। कैग अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाती है, लेकिन अगर कोई भी एक्शन लेना है तो उस पर अल्टीमेट एक्शन कौन लेंगे, फाइनल एक्शन कौन लेगा? भारत की संसद के द्वारा वह एक्शन लिया जाएगा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट में, संसद में जो लोक लेखा समिति जिसके बारे में मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा था, उससे संबंधित कोई भी मीटिंग होगी तो कैग मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, अटेंड कर सकते हैं और करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारी जो मीटिंग चल रही होती है वो कैग की रिपोर्ट के ब्याह पर ही तो चल रही होती है। तो अगर कैग उस मीटिंग को अटेंड कर भी लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सिंपल है, आपको भी समझ में आया होगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, इतनी देर से मैंने कई बार बोला है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। आप पर्स लेके घूमते हो, सब लोग अपने वॉलेट को, या गर्ल्स की बात करें तो पर्स लेके घूमते हो, उसमें क्या होता है? पैसा होता है ना। तो यहाँ पर पब्लिक पर्स, ऐसा ही एक पर्स इमेजिन किया गया है जिसमें कि किसका पैसा रखा होता है? टैक्स पेयर्स का, पब्लिक का, हमारे देश की जनता का। और उस पर्स को जैसे अपने इंडिविजुअल पर्सनल जो आपका पर्स होता है उसको आप देख रेख करके चलते हैं ना कि कोई चोरी ना कर ले, उसी तरीके से जो पब्लिक का जो पर्स होता है या ऐसा पर्स जिसमें पब्लिक फंड रखा रहता है, उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कैग को वन लाइनर में क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स या गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। और एक वर्ड और होता है वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फंड। वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फंड। वॉच मतलब देखने वाला, डॉग मतलब हाँ बिल्कुल कुत्ता। यहाँ पर कुत्ते का मतलब होता है वफादारी। आपको पता है कि वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल होती है कुत्ता, तो उसी पे बनाया गया है ये प्रोवर्ब, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फंड, लोक निधि का रक्षक। ये सारा किसे बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, जब भी कैग को अपने पद से हटाने की बात आएगी तो इसके लिए कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। बस संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के आपस में एक एड्रेस करेंगे और अगर वो मंजूर करते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, तो यह प्रोसीडिंग आगे चल जाएगी और कैग को अपने पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए, कैग जो होता है एक तरीके का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति का एक गाइड, मतलब कि उसे सलाह देने वाला या मार्गदर्शक करने वाला, और उसका दोस्त भी होता है। क्यों होता है? मैं आपको पीछे का लेक्चर बता चुका हूं, उसे आप ढंग से सुनेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति को जो चीज़ चाहिए होती है उसमें उसकी पूरी मदद कौन करता है? कैग ही तो करता है। इसीलिए कैग इज ऑलवेज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट देखिए, एक अमेंडमेंट हुआ था 1971 में, जिसे बोलते थे कैग ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ये क्या करता था कि एक अकाउंट्स मतलब लेखा को ऑडिट से इसमें अलग कर दिया गया और कैग को उनकी जो जिम्मेदारियां थी, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब कि लेखा बनाने की अकाउंट्स बनाने के जो मैटर्स में कैग की जो जिम्मेदारियां थी उनसे राहत दे दी थी। यह कब हुआ था? 1976 में। आप इसे ज्यों का त्यों याद रखिएगा, क्योंकि टेक्निकली इसे समझने के लिए कैग का इंडिविजुअल लेक्चर्स होगा, उसी में आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अभी वन लाइनर में याद रखिएगा, जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। हमारा वन लाइनर का काम है वन लाइनर में से याद रखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, पब्लिक फाइनेंस। इसका मतलब होता है लोक वित्त।
मतलब कि लोगों का पैसा, जो हमारे देश के जो समस्त सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक होते हैं, टैक्सेस के थ्रू जो पेमेंट देते हैं, जो पैसा देते हैं, वही होता है पब्लिक फाइनेंस। तो देखिए, जब भी पब्लिक फाइनेंस के बारे में कोई बोलता है तो पब्लिक फाइनेंस वर्ड से आप एक बात समझ जाइएगा कि यह किस किस फाइनेंस की बात कर रहा है। जब भी हम पब्लिक फाइनेंस की का अध्ययन करते हैं तो उसमें सरकार की कुछ वित्तीय क्रियाकलाप, फाइनेंशियल एक्टिविटीज शामिल होती हैं। वह कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर, लोगों का जो पैसा होता है, पब्लिक फाइनेंस होता है, उसको किस तरीके से खर्च किया गया है, इसका जो विश्लेषण होता है, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं किसमें? पब्लिक फाइनेंस में। पब्लिक रेवेन्यू, मतलब कि लोगों के द्वारा कितना राजस्व जनरेट हुआ है, कितना राजस्व आया है, इसको भी हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसमें? पब्लिक फाइनेंस में। एंड द लास्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम पब्लिक फाइनेंस को स्टडी करते हैं तो उसमें वित्तीय प्रशासन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से काम होता है, ठीक है, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो जब भी पब्लिक फाइनेंस की स्टडी की बात करते हैं तो ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं जो भारत सरकार के द्वारा की जाती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इनको हम स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये 13th लेक्चर था। इससे पहले मैं 12 लेक्चर्स के वन लाइनर फॉर्म में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 14th लेक्चर मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, लेकिन तब तक आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। वो किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस, द नंबर इज 9990544440। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड, माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब। गुड लक एंड बाय बाय।